आज हम बात करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए कि पैरेलल ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मान लो किसी सब स्टेशन के अंदर दो ट्रांसफार्मर है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो उनको पैरेलल कनेक्शन में क्यों लगाया, उसकी यूज क्या है। तो पहला पॉइंट देखिए, इंक्रीज लोड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक ट्रांसफार्मर हमारा 100 kVA लोड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, मान लो कि अब लोड की डिमांड 150 kVA की है, तो क्या होगा, तो हम एक ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगा देंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा 50 kVA है ना, वो दूसरे ट्रांसफार्मर से हम लोड को हम दूसरे ट्रांसफार्मर से उसकी डिमांड को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इंक्रीज लोड, मतलब लोड बढ़ा, तो लोड बढ़ने से जो पहला ट्रांसफार्मर था वो तो उतना दे ही रहा है, लेकिन अगर दूसरा ट्रांसफार्मर उसके पैरेलल में लगा देते हैं तो वो इंक्रीज लोड की डिमांड कौन कंप्लीट करेगा, वो दूसरा ट्रांसफार्मर जिसको पैरेलल किया है पहले ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में लगा है। ठीक है, तो इंक्रीज लोड क्या है कि अनदर ट्रांसफार्मर में बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर टू सप्लाई द इंक्रीज्ड लोड। जो लोड बढ़ा हुआ उसको सप्लाई करने के लिए हम जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर, जो पहले से ट्रांसफार्मर था, उसके पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लास्ट ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पे हम ट्रांसफार्मर लगाना है, ट्रांसफार्मर लगाना बिग बिग रेटिंग के हमें ट्रांसफार्मर लगानी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो हमें 100 MVA का ट्रांसफार्मर लगाना है। ठीक है, 100 MVA का, और हमारे पास 100 MVA का ट्रांसफार्मर अवेलेबल हो या नहीं हो, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी जगह दो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाए, दो स्मॉल स्मॉल ट्रांसफार्मर लगाए थे, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ठीक है, अब वो लगाएंगे कैसे, ऑब्वियसली पैरेलल में, क्योंकि लोड डिमांड को कंप्लीट करना है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट ट्रांसफार्मर मान लो कहीं पे अवेलेबल नहीं हो, किसी जगह पे लास्ट ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं हो, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को सबको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, और जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो हम कंप्लीट कर देंगे पैरेलल ऑपरेशन से। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ योर लास्ट ट्रांसफार्मर इज नॉट अवेलेबल, मतलब लास्ट ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं हो, तो विच कैन मीट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। तो क्या करते हैं, हम टू और मोर स्मॉल ट्रांसफार्मर, हम दो या उससे अधिक छोटे ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द कैपेसिटी। ये हुआ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लास्ट ट्रांसफार्मर। थर्ड पॉइंट देखिए, अब आपको पता है कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर कहीं पे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायर पड़ती है ना, ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो इजी नहीं होता बड़ा ट्रांसफार्मर के केस में। फोर्थ पॉइंट देखिए, इंक्रीज रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कहीं किसी जगह पे एक ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया, तो दूसरा ट्रांसफार्मर तो फिर भी है उस लोड को कंप्लीट करने के लिए, दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगे ना, तो एक ट्रांसफार्मर में मान लो कि फॉल्ट आ गया, तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी है वहाँ पे कनेक्टेड, वो क्या करेगा, हमारा लोड की डिमांड को कंप्लीट करेगा। तो जो फॉल्टी ट्रांसफार्मर है, तो फिर उस फॉल्टी ट्रांसफार्मर को हम क्या हटा लेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, फिर वापस वहीं पे पैरेलल में लगा देंगे, और वो दोनों फिर पैरेलल ऑपरेशन में कंटिन्यू लोड को डिमांड को कंप्लीट करते रहते हैं। ठीक है, तो फाइनली हुआ क्या, जैसे मान लो दो ट्रांसफार्मर पैरेलल लगे हैं, एक ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया, तो जिस ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया तो उसको तो हटा लेंगे, और जो दूसरा ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगा ना, वो सप्लाई करता है। अगर मान लो एक ही ट्रांसफार्मर होता और अगर मान लो कि ना फॉल्ट आ गया, तो हम उस केस में क्या होता है, हमारी जो न क्या बोलते हैं यूटिलिटी है, जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को क्या होता है कि बहुत दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, बहुत दिनों तक विद्युत की सप्लाई बाधित होती। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कंज्यूमर्स अफेक्ट हो किसी भी तरीके से, जैसे इंडस्ट्रियल लोड या हॉस्पिटल्स ऐसे जैसे उनमें कंटिन्यूटी सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, दो ट्रांसफार्मर लगा देंगे, तो एक अगर फॉल्ट आ गया एक में, तो दूसरा अभी भी सप्लाई कर रहा है, तो जो फॉल्टी ट्रांसफार्मर उसको बाहर निकालेंगे, मतलब उसको हटाएंगे, हटाने के बाद मेंटेनेंस और या उसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद हम वापस लगाएंगे, और लगाने के दोनों को पैरेलल ऑपरेशन में कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या क्या देखा कि जरूरत क्यों पड़ी, इंक्रीज लोड, अगर लोड बढ़ा तो हमारा पैरेलल ऑपरेशन में जो कनेक्टेड है वो सप्लाई कर सकता है। फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोएस्ट ट्रांसफार्मर, जैसे लास्ट ट्रांसफार्मर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो, तो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में लगा के और उस डिमांड को, लोड की डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होता है छोटे ट्रांसफार्मर के लिए, और इंक्रीज रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी में फॉल्ट आ गया, तो दूसरा ट्रांसफार्मर उस लोड को डिमांड को कंप्लीट करे, और उस जो जिसमें फॉल्ट आया उसको हम रिपेयर करके फिर वापस वहीं पे लगा देंगे मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो ये हुई हमारी नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी।
अब हम देखते हैं कंडीशंस। तो पैरेलल ऑपरेशन की लगाया वो ठीक है, ज़रूरत पड़ी वो ठीक है, लेकिन वो लगाएंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, हर चीज़ के लिए किसी की ना किसी की कंडीशंस होती है ना। तो कंडीशंस होती है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। तो दो तरह की कंडीशन है, पहली है एसेंशियल कंडीशन और दूसरी है डिजायरेबल। एसेंशियल कंडीशन वो होती है जो करना बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर ये कंडीशन अप्लाई करोगे, एसेंशियल कंडीशन लगाओगे, तब तो पैरेलल ऑपरेशन का होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तब तो ये तो है एसेंशियल ऑपरेशन। और डिजायरेबल ऑपरेशन है कि अगर मान लो ये कंडीशन आपने फुलफिल की, तो क्या होता है कि जो वर्किंग है ना वो थोड़ी रिलायबल हो जाएगा, ठीक है, रिलायबल हो जाएगा इन द सेंस। तो दो तरह की कंडीशंस हैं, एसेंशियल और डिजायरेबल। एसेंशियल होनी बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं करोगे तब तक पैरेलल ऑपरेशन ठीक नहीं होगा, सही काम नहीं करेगा, ये बहुत ही मस्ट है, ये मान लो ये कंडीशंस मस्ट है। डिजायरेबल कंडीशंस वो होती है जो हो गई तो ठीक है, और हो गई तो बहुत अच्छा है, और हमारे ऑपरेशंस बहुत अच्छे होंगे, एफिशिएंसी अच्छी होगी। अगर नहीं हुई तो ऐसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है कि भाई पैरेलल ऑपरेशन कर नहीं सकते। तो डिजायरेबल कंडीशंस वो है जिसमें अगर मान लो हो गई तो बहुत अच्छा है, एफिशिएंसी अच्छी होगी, ऑपरेशन तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो चलो कोई बात नहीं, हम उसके बिना भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसेंशियल कंडीशन वो है जो होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपका पैरेलल ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए एसेंशियल कंडीशन क्या है। पहला पॉइंट है सेम पोलरिटी। सेम पोलरिटी मतलब दो ट्रांसफॉर्मर जब आप लगा रहे हो ना, तो एक की पोलरिटी प्लस माइनस, मतलब बस पास पे कनेक्ट किया तो प्लस वाले पे एक टर्मिनल कनेक्ट किया, दूसरे माइनस वाले पे दूसरे टर्मिनल कनेक्ट किया उस ट्रांसफॉर्मर का। तो जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में लगाए तो उसकी पोलरिटी जो प्लस वाला है ना वो हमेशा ही उस प्लस वाली बस बार से, और माइनस वाला माइनस वाली बस बार से। इसका मतलब ये हुआ कि पोलरिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, वो उसी हिसाब से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे डॉट्स मस्ट बी कनेक्टेड टू डॉट्स, ठीक है, जो डॉट का है ना वो डॉट से ही कनेक्टेड होने चाहिए, पैरेलल ऑपरेशन कहेंगे। तो सेम पोलरिटी होना जरूरी है। अगर नहीं हुई तो इतनी ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगी जिसे हम सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं, और वो वाइंडिंग जला देगी ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा है, देखिए इक्वल वोल्टेज रेशियो होना जरूरी है। इक्वल वोल्टेज रेशियो मतलब टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो कैसे, जैसे मान लो कि दो ट्रांसफॉर्मर है, एक ट्रांसफॉर्मर, जैसे दो ट्रांसफॉर्मर ले रहे हो हम T1, ठीक है, जैसे एक ट्रांसफॉर्मर उसका टर्न्स रेशियो आप मान लो T1, ये ले लेते हैं हम 100/10, ठीक है, ये ले लेते हैं हम 100/10, ओके। और दूसरा ट्रांसफॉर्मर है उसका टर्न्स रेशियो ले लो आप 100/9 ले लो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि मान लो दोनों के लिए प्राइमरी वोल्टेज तो दोनों ट्रांसफार्मर के लिए सेम है जो पैरेलल में कनेक्ट हुए। मान लो कि पहले ट्रांसफार्मर है उसमें जैसे मान लो कि अगर इनपुट वोल्टेज दोनों ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी पे वोल्टेज है वो मान लो कि 1 kV है ना, 1 किलोवोल्ट हो, तो जो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगा, वो होगा 100 वोल्ट। लेकिन दूसरा जो ट्रांसफार्मर उसकी सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगा, वो होगा 90, ठीक है। इसमें तो कितना होगा, इसमें तो होगा 100 होगा ना, 1 kV है तो इसका टर्न्स रेशियो 10/100/10 है, और इसमें होगा 90, ठीक है, ये इसमें होगा 90। तो जब इसमें 90 होगा इसमें 100 होगा तो डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का। और उस 10 वोल्ट की वजह से एक करंट सर्कुलेट करेगी जिसे हम बोलेंगे सर्कुलेटिंग करंट, वो हम देखेंगे इससे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में, उसी पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो याद रखना इक्वल वोल्टेज रेशियो होना जरूरी है, और सेम वोल्टेज रेटिंग, याद रखना सेम वोल्टेज रेटिंग। ऐसे नहीं है जैसे मान लो एक ट्रांसफार्मर का जो अगर टर्न्स रेशियो या वोल्टेज रेशियो बताते हैं 110 हो, ठीक है, और दूसरे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो 100 किलोवोल्ट और 10 किलोवोल्ट हो, ऐसा भी नहीं हो। सेम वोल्टेज रेटिंग, मतलब दोनों वोल्टेज रेटिंग दोनों की सेम हो, ऐसे नहीं कि एक की वोल्टेज रेटिंग और दूसरे की किलो वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। तो सेम वोल्टेज रेटिंग और दोनों का इक्वल वोल्टेज रेशियो होना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं हम डिजायरेबल कंडीशंस के बारे में। डिजायरेबल कंडीशंस वो जो हो गई तो अच्छा है, जैसे कैसे, मान लो कि आपके पर यूनिट इंपीडेंस दोनों ट्रांसफार्मर की सेम हो, ठीक है, दोनों की पर यूनिट इंपीडेंस सेम हो, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग होगी। सेम पर यूनिट इंपीडेंस होगा ना, तो जो लोड अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो अपने हिसाब से, जैसे मान लो कि एक की लोड शेयरिंग उसकी केवी रेटिंग के अकॉर्डिंग होगी, दूसरे रोड की लोड शेयरिंग उसकी केवी की रेटिंग के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, अगर सेम पर यूनिट इंपीडेंस हुआ दोनों का तो। और अगर नहीं हुआ तो एक ज़्यादा करने लग जाएगा, एक कम करने लग जाएगा, और हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम पर यूनिट इंपीडेंस, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, सेम X/R रेशियो। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हो या इंपेडेंस का जो रिलेशन होता है हमारा, वो ज़्यादातर हम पावर फैक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सेम X/R रेशियो होगा ना, तो हमारा दोनों का इस ट्रांसफार्मर के लिए
पावर फैक्टर सेम होगा। फॉर सेम पावर फैक्टर ऑपरेशन के लिए दोनों ट्रांसफार्मर का सेम X/R रेशियो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नो लोड ऑपरेशन देखने के लिए। देखिए यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ नो लोड, ये आपको पता होना, जैसे मैंने सर्कुलेटिंग करंट के लिए बताया था, तो ये अगर आपको पता है तो सर्कुलेटिंग करंट का कंसेप्ट पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड, पहला ट्रांसफार्मर का ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रांसफार्मर ये है, जिसके हम जैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो ना आप, इक्विवेलेंट सर्किट में उसका इंड्यूस ऑफ E1 होता है, उसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेकेंडरी साइड में रेफर किया पूरे को। ठीक है, यहाँ पे दूसरे ट्रांसफार्मर इंड्यूस E2 R2 उसका रेजिस्टेंस और X2 उसका रिएक्टेंस, और Z1 है प्राइमरी फर्स्ट ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग इम्पिडेंस, और Z2 है सेकेंड ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग इम्पिडेंस। ठीक है, ये V1 दोनों के लिए प्राइमरी वोल्टेज दोनों के लिए इक्वल है, इसके लिए इसके भी लिए V1 है, इसके लिए भी V1 है। ठीक है, और जो सेकेंडरी वोल्टेज है, ये जो लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज है वो V2 है, और यहाँ पे हमारा लोड कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए जब हमें क्या पता, पैरेलल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, जब हमारा लोड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं है, तो अगर मान लो कि दोनों ट्रांसफार्मर आपने पैरेलल में कनेक्ट किए, दोनों के सेम वोल्टेज रेटिंग या सेम वोल्टेज रेशियो नहीं हो, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में देखा था, मान लो पहले की जो वोल्टेज रेशियो, जैसे पहले का वोल्टेज रेशियो मैं मान रहा हूँ, जैसे ट्रांसफार्मर T1 का वोल्टेज रेशियो मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में लिया था 100/10। ठीक है, और दूसरे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो जैसे मैंने पहली स्लाइड में लिया था, वो क्या है, मान लो कि लिया 100/9। ठीक है, और यहाँ V1 जैसे मान लो V1 वोल्टेज हमारा कितना है, V1 वोल्टेज है हमारा 1 किलो वोल्ट है। ठीक है, तो दोनों के लिए प्राइमरी वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, तो E1 क्या आएगा हमारा, E1 कितना हो जाएगा, इससे E1 हो जाएगा हमारा, इस फॉर्मूले से E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, और E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारा 90 ना, ये हमारा E2 हो जाएगा 90, हो जाएगा 90। अब E1 हो गया 100, E2 हो गया 90, तो हमारा इंड्यूस दोनों का सेम नहीं है, मतलब डिफरेंस आया, वोल्टेज डिफरेंस आया दोनों का। अब यहाँ पे लोड तो कनेक्ट नहीं है, तो लोड की तरफ तो कोई करंट नहीं जाएगी, और हमें पता है किसी भी सर्किट के अंदर करंट कब फ्लो होती है, जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो। यहाँ पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट, यहाँ पे 90 वोल्ट, तो यहाँ पे जब 100 वोल्ट है 90 वोल्ट है, और करंट कैसे फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हमारी करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे। ठीक है, ये करंट फ्लो होगी, और ये कब फ्लो हो रही है, जब लोड कनेक्ट ही नहीं है, मतलब जब लोड भी नहीं कनेक्टेड, तब भी हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर, तब भी हमारे ट्रांसफॉर्मर्स पावर कंज्यूम करे, और वो कार किस वे में कंज्यूम करे, वो वे में वो कंज्यूम करे सर्कुलेटिंग करंट की वजह से। अब वो कौन सी पावर कंज्यूम करेंगे वो हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब वोल्टेज डिफरेंस आया तो उससे क्या हुआ, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगी, और ये सर्कुलेटिंग करंट का अमाउंट कैसे, इस सर्कुलेटिंग करंट के अगर मान लो वैल्यू निकालता हूँ तो वो कैसे होगी, E1 - E2 अपॉन Z1 + Z2, इम्पिडेंस आ रहा है ना, E1 - E2 अपॉन Z1 + Z2 वोल्टेज डिफरेंस। अब आप एक समझो कि अगर ये वोल्टेज डिफरेंस, वो टर्न्स रेशियो या वोल्टेज रेशियो आसपास नियर बाई हो, ठीक है, तब तो ठीक है, और ये बहुत दूर हो, पहले वाला मान लो 100/100 हो, इसको 100/100 मान लो, और जो सेकेंडरी है उसका मान लो 100/9। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या आएगा, जैसे यहाँ पे अब तो हो जाएगा 1000 वोल्ट, और ये 90 वोल्ट, तो इसका डिफरेंस अब कितना हुआ, इसका डिफरेंस हुआ 910 वोल्ट, और इम्पिडेंस तो हमारा फिर भी 7, तो सर्कुलेटिंग करंट की जो अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो हीट लॉस होने लग जाएगा, और हो सकता है कि हमारी वो वाइंडिंग भी जला दे ट्रांसफॉर्मर्स की। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग करंट क्या बहुत नो लोड है भी नहीं, फिर भी एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है। अब देखो, अगर वो सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करना हो तो हमें क्या करना हो कि जब ये E1 और E2 इक्वल हो जाए, इक्वल मतलब कब होंगे, जब वोल्टेज रेशियो दोनों का सेम हो, जैसे इसका 100 हो तो इसका भी 100 और 100 कर दूं। ठीक है, तो अब ये वोल्टेज यहाँ पे कितना आएगा, ये भी 1000 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा। जब ये 1000 हो गया, ये 1000 हो गया, तो डिफरेंस E1 - E2 कितना, 0, और सर्कुलेटिंग करंट क्या होगी, 0 एम्पियर फ्लो होगी। तो ये है हमारा सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करने या उसको हटाने का तरीका। ठीक है, तो मैंने लास्ट स्लाइड में क्या पॉइंट बताया कि सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं इस पहले ट्रांसफार्मर की बात करता तो ये 100/100 किलो वोल्ट की बात कर रहे हो, और यहाँ पे 100/100 है वो वोल्ट की बात कर रहे हो, ऐसे नहीं है, तब भी फ्लो होगा फिर, है ना, किलो वोल्टेज रेटिंग में नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ कि हमारा
यहाँ पे हमने क्या देखा कि ना सेम वोल्टेज रेटिंग और सेम वोल्टेज रेशियो, पहला पॉइंट। अब दूसरी एसेंशियल कंडीशन हमने क्या बताई थी कि जो पोलरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब डॉट से कनेक्टेड होनी चाहिए दोनों ट्रांसफॉर्म। पोलरिटी सेम मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे पोलरिटी है प्लस माइनस, जैसे इसकी पोलरिटी प्लस और ये माइनस है, लेकिन इसकी पोलरिटी अपोजिट कर दी, माइनस और प्लस कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली माइनस, अब ये E2 क्या हो जाएगा, माइनस E2 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने से सोचो अगर वोल्टेज रेशियो सेम भी है दोनों का, इसका भी 100/100 है, इसका भी 100/100 है, और 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट दे रहा हो, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1000 + 1000 मतलब 2000 वोल्ट, और डिवाइडेड विद इम्पीडेंस, मतलब सर्कुलेटिंग करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होने लग जाएगी। तो इसलिए क्या कहा गया कि सेम वोल्टेज रेशियो, सेम वोल्टेज रेटिंग, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पोलरिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा अभी यहाँ के लिए। ओके, अभी हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन वोल्टेज रेशियो ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर आर नॉट इक्वल, जब नहीं इक्वल, मतलब E1 और E2 इक्वल नहीं, E1 और E2 इक्वल हो तब 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, जब इक्वल नहीं है तो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन हैंस द करंट सर्कुलेट करेंगे वाइंडिंग के बीच में विदाउट, जब ट्रांसफॉर्मर लोड पे लगा भी नहीं हुआ, सर्कुलेटिंग करंट वो उसकी वैल्यू क्या होगी, IC = E1 - E2 Z1 + Z2। ये आप सिंपली KVL लगा के आप लूप में और निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर सर्कुलेटिंग करंट IC किस पे डिपेंड करी, अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों के मैग्नीट्यूड पे, और माइनस, और या जो इम्पेडेंस है, लीकेज इम्पेडेंस है, उसके टोटल लीकेज इम्पेडेंस पे डिपेंड किया। तो सर्कुलेटिंग करंट डिपेंड्स अपॉन टोटल लीकेज इम्पेडेंस एंड ऑफ द टू ट्रांसफॉर्मर एंड डिफरेंस इन देयर वोल्टेज रेशियोज। तो डिफरेंस इन देयर वोल्टेज रेशियोज, अगर वोल्टेज रेशियो सेम हुए तो डिफरेंस 0 होगा और सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब सेम होने चाहिए, जो हमने एसेंशियल कंडीशन में सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए और वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए। फिर पहला पॉइंट था हमारी पोलरिटी, अगर पोलरिटी मान लो अपोजिट होगी तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और फिर अगर चाहे वोल्टेज रेशियो सेम हो या वोल्टेज रेटिंग सेम हो तब भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेलल ऑपरेशन और नो लोड के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए उस सर्कुलेटिंग करंट का इफेक्ट क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए सर्कुलेटिंग करंट का इफेक्ट क्या हुआ। यहाँ पे तुम्हें पता है रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस में कौन से करंट फ्लो हो रही है, सर्कुलेटिंग करंट IC फ्लो हो रही ना। तो जब इस रेजिस्टेंस में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, एक I2R लॉस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस होगा तो उस सर्कुलेटिंग करंट से क्या एडिशनल कॉपर लॉस हो जाता है, या हम ये कहते हैं कि जब लोड लगा हुआ नहीं है तब भी एडिशनल कॉपर लॉस आने लग जाएगा हमारा सर्कुलेटिंग करंट की वजह से। तो सर्कुलेटिंग करंट का इफेक्ट क्या होता है, दे इंक्रीज द कॉपर लॉस, ठीक है, वो क्या कॉपर लॉस को इंक्रीज कर देता है, हैंस रिड्यूसेस इफिशियंसी ऑफ पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर्स। जब लॉसेज बढ़ेंगे तो इफिशियंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अगर मान लो आपको सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू निकालनी हो या पावर लॉसेस निकालने हो या कॉपर लॉसेस उससे कैलकुलेट करने हो तो वो होंगे PC = IC² × R1 + R2, जो हमारे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और सेकंड ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको अगर हटाना हो, सर्कुलेटिंग करंट लिमिट करना हो या हटाना हो तो क्या करो, इट इज यूजुअल इन प्रैक्टिस टू कीप द सर्कुलेटिंग करंट लेस देन 10% ऑफ रेटेड करंट। मतलब ये प्रैक्टिस में ये रखा गया है कि सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू जो है वो रेटेड करंट की 10% या उससे कम होनी चाहिए, होनी ही चाहिए ऐसा, ठीक है। दैट इज अ मस्ट कंडीशन, मतलब सर्कुलेटिंग करंट 10% तक ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सेम रखना बहुत जरूरी नहीं होता, सेम होते हैं नहीं भी हो सकते, तो 10% से लेस होनी चाहिए तब तक तो ठीक है, ठीक है। अब वो क्या होगा, 10% से लेस हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे ट्रांसफॉर्मर की टर्न्स रेशियो मस्ट बी नियरली इक्वल एज पॉसिबल। होता नहीं, बड़े ट्रांसफॉर्मर्स में इक्वल होना पॉसिबल नहीं होता, उस केस में क्या होता है, ये बोलता है नियरली इक्वल हो जाए, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट मतलब उसने एक स्टैंडर्ड दिया कि सर्कुलेटिंग करंट का हमारा रेटेड करंट से 10% अगर लेस मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो फिर भी ठीक है, फिर चल सकता है, मतलब दैट कैन बी द डिजायरेबल, दैट मे बी द डिजायरेबल कंडीशन देन, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करने के लिए इसने क्या बोला कि ट्रांसफॉर्मर की टर्न्स रेशियो नियर इक्वल होने चाहिए जितने हो सकते हैं। आज हमने बात की ट्रांसफॉर्मर पैरेलल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट, कंडीशंस, फिर हमने देखा कि वो सर्कुलेटिंग करंट का कंसेप्ट क्या है, उसको लिमिट कैसे कर सकते हो, उससे इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वल और अनइक्वल वोल्टेज रेशियो पे क्या बोलते हैं लोड शेयरिंग पढ़ेंगे और फिर पैरेलल ऑपरेशन के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको पैरेलल ऑपरेशन के बेसिक से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी आपका रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।